India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट से जुड़ी हुई तमाम खबरें। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम को जमानत दे दी है। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में उसे बुधवार को जमानत दी गई। शर्जील पर भड़काऊ भाषण, राजद्रोह और गैर कानूनी गतिविधि संबंधी आरोप हैं। उसने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे जमानत देने से इनकार किया गया, वो भी तब जिस समय दोष सिद्धि की स्थिति में उसे दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि वह काट चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कार्यकर्ता शर्जील इमाम को दिल्ली के जामिया क्षेत्र और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या यूएपीए मामले में वैधानिक जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया है कि वो अपने खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए आधी सजा पहले ही काट चुका है। हालांकि इमाम जेल में ही रहेगा क्योंकि वो 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित बड़ी साजिश के मामले में भी आरोपी है। शर्जील इमाम ने निचली अदालत के समक्ष दावा किया था कि वो पिछले 4 वर्षों से हिरासत में है और यूएपीए की धारा 13 के तहत अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर अधिकतम सजा 7 वर्ष है। सीआरपीसी की धारा 436 ए के अनुसार किसी व्यक्ति को हिरासत से उस स्थिति में रिहा किया जाता है अगर उसने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि काट ली हो। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की पीठ ने इमाम और दिल्ली पुलिस के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा है कि अपील स्वीकार की जाती है। वहीं अभियोजन के अनुसार इमाम ने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भाषण दिया। इसमें उसने असम और शेष पूर्वोत्तर को देश से काटने की धमकी दी थी। उस समय सुनवाई के दौरान अदालत ने 17 फरवरी को उसे जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि असाधारण परिस्थितियों में आरोपी की हिरासत की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। इमाम 2020 के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े कई मामलों में आरोपी है, जिसमें हिंसा की कथित बड़ी साजिश का मामला भी शामिल है। वह साजिश के एक मामले में भी न्यायिक हिरासत में है। भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शर्जील इमाम को करीब 4 साल बाद जमानत मिली है। फरवरी में दिल्ली की एक कोर्ट ने शर्जील इमाम को वैधानिक जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद शर्जील ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इमाम पर दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा दर्ज मामले में मामला दर्ज किया गया था, जिसे शुरू में देशद्रोह के अपराध के लिए दर्ज किया गया था और बाद में यूएपीए की धारा 13 लागू की गई थी। वो इस मामले में 28 जनवरी 2020 से हिरासत में है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और उधर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार का पक्ष सुने बिना पंजाब के विधायक जसवंत सिंह को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जसवंत सिंह ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के उद्देश्य से जेल से अंतरिम रिहाई की मांग की है। हालांकि न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अवकाश पीठ ने एक पक्षीय आदेश के माध्यम से कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसने सिंह की केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत के लिए उनके आवेदन पर केंद्र सरकार और ईडी से जवाब मांगा। ये जवाब 1 सप्ताह के भीतर दाखिल किए जाने हैं।
जसवंत सिंह ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में 6 महीने से अधिक समय से जेल में हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 24 मई को उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल अपील दायर की। सिंह, जो मलेरकोटला में अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं, पर अपनी कंपनी को दिए गए ऋण का दुरुपयोग करके बैंकों से 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया वह धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA की धारा 19 का उल्लंघन है। उधर दिल्ली शराब घोटाला मामले में निचली अदालत की सुनवाई के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की निचली अदालत में 28 मार्च की पेशी को आधार बनाते हुए कहा कि दिल्ली की कथित शराब नीति के कथित घोटाला मामले की सुनवाई कर रहे जज की अदालती कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग को दोबारा पोस्ट करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आप के अन्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में की गई है। याचिका में कहा गया है कि अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को जानबूझकर पोस्ट और रीपोस्ट कर दिल्ली हाई कोर्ट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों का उल्लंघन किया गया है। वकील विभव कुमार ने नियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में सुनीता केजरीवाल, राजस्थान कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट विनीता जैन, प्रमीला गुप्ता और अन्य के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के सहयोगी विभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए गिरफ्तारी को गैर कानूनी घोषित करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि यह गिरफ्तारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के प्रावधानों का घोर उल्लंघन है। साथ ही याचिका में गिरफ्तारी में शामिल अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग और उनकी अवैध गिरफ्तारी के लिए उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग है। जनता दल सेकुलर के नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में विधायक और प्रज्वल के पिता HD रेवन्ना को निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई 31 मई को होने की संभावना है। HD रेवन्ना पर 2 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिनमें से एक यौन उत्पीड़न का आरोप है और दूसरा अपहरण का आरोप है। 20 मई को बेंगलुरु की विशेष MP MLA कोर्ट के जज जे प्रीत ने यौन शोषण मामले में HD रेवन्ना की जमानत याचिका इस शर्त पर मंजूर की थी कि वह 2 जमानतदारों के साथ 5 लाख रुपए का निजी मुचलका भरेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। हाल ही में HD रेवन्ना को अपहरण मामले में भी जमानत दी गई थी। इस बीच HD रेवन्ना ने दोनों मामलों में उनके खिलाफ दर्ज 2 प्राथमिकी FIR को रद्द करने के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में उनकी ओर से 2 अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। उच्च न्यायालय को इस मामले की भी सुनवाई करनी है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन शोषण के आरोप तब सामने आए थे जब कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले 2900 से अधिक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए गए थे। 28 अप्रैल को हसन जिले के होलेन रासीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 354A यौन उत्पीड़न, 354D पीछा करना, 506 आपराधिक धमकी और 509 महिला की गरिमा का अपमान के तहत प्रज्वल रेवन्ना और HD रेवन्ना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एक पीड़ित की शिकायत पर आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी BK सिंह के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा है। इसके बाद मचे आक्रोश और राजनीतिक तूफान के बीच कहा जाता है कि प्रज्वल रेवन्ना राज्य में 26 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद जर्मनी भाग गए।
मेघालय हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की हत्या की सजा को संशोधित किया है, जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी के पूर्व पति की मौत का कारण बना। दोनों को बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में खोजने के बाद अपीलकर्ता के कृत्य को बिना किसी पूर्व विचार या इरादे के अपनी पत्नी पर अपने अधिकार की रक्षा के प्रतिक्रिया के रूप में करार देते हुए चीफ जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस डब्ल्यू.डी. एंगदो की खंडपीठ ने कहा, यहाँ तक कि महान महाकाव्य रामायणम में यह कहा गया था कि सीता को राम द्वारा अग्नि में कूदकर उनकी शुद्धता साबित करने के लिए परीक्षण किया गया था। एक पवित्र रिश्ते में पति पत्नी की संपत्ति है और अगर एक दूसरे को धोखा देता है तो इस तरह की घटना अचानक उकसावे भावनाओं के कारण होगी। पूरा मामला अपीलकर्ता ने मृतक की कंपनी में अपनी पत्नी की खोज की, जो उसकी पत्नी का पूर्व पति था, अपने बेडरूम के अंदर एक आपत्तिजनक स्थिति में था। मृतक की ऐसी हरकतों से आक्रोशित होकर उसने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अपराध करने के बाद उसने स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपना अपराध कबूल कर लिया। जांच की गई और इसके पूरा होने पर अपीलकर्ता के खिलाफ मृतक की हत्या के लिए आरोप पत्र दायर किया गया। अपीलकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपराध करने के बाद भी कबूल की। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता की पत्नी और उसकी बहनों द्वारा पेश किए गए सबूतों को भी ध्यान में रखा और रिकॉर्ड पर सभी सबूतों का विश्लेषण करने के बाद यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता ने वास्तव में मृतक की हत्या की थी। अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि दोष सिद्धि पूरी तरह से अपीलकर्ता की पत्नी के बयान पर आधारित है और बाकी गवाह सुनी सुनाई बातें हैं। यहाँ तक कि पत्नी ने खुद कहा कि जब अपीलकर्ता घर पर आया तो मृतक वहां मौजूद था और उसे देखते ही अपीलकर्ता ने अचानक गुस्से में आकर हत्या कर दी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता की ओर से कोई पूर्व धारणा नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी के कृत्य के कारण अपना आपा खो दिया था, जिसे मृतक के साथ उसके बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया था। आगे ये तर्क दिया गया कि हालांकि यह घटना 2002 में हुई थी, लेकिन गवाहों से लगभग 10 साल के अंतराल के बाद बहुत देर से पूछताछ की गई थी और उस समय तक उनकी याददाश्त फीकी पड़ गई होगी। राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने कबूल किया था कि पिछली दुश्मनी के कारण और प्रतिशोध लेने के लिए उसने मृतक की हत्या की। उन्होंने ये भी कहा कि उसने इकबालिया बयान को अन्य गवाहों के साक्ष्य से और मजबूत किया जाता है और इसलिए ट्रायल कोर्ट का आदेश उचित है। उधर पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के तहत एक व्यक्ति की सजा को बरकरार रखते हुए मेघालय हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि कम उम्र में दोनों पीड़ित और अभियुक्त में मोह था, केवल आरोपी को बलि का बकरा बनाया गया था। चीफ जस्टिस एस वैद्यनाथन और इसके साथ ही जस्टिस डब्ल्यू.डी. एंगदो की खंडपीठ ने कहा कि पॉक्सो कानून में अज्ञानता के कारण अपराध करने वाले व्यक्ति को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है और दुर्भाग्य से आरोपियों को दोनों द्वारा की गई गलतियों के लिए जेल जाना पड़ा। हालांकि खंडपीठ ने आरोपी को दी गई सजा की अवधि को कम कर दिया। सजा आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया। अनिवार्य रूप से यह अभियोजन पक्ष का मामला था कि आरोपी ने पीड़ित बच्चे का त्रिपुरा में अपहरण कर लिया था और यौन संभोग किया था, जो पोक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 के प्रावधानों को आकर्षित करता है। शिलांग के जिला एवं सत्र न्यायालय के स्पेशल जज पोक्सो ने उसे पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और आईपीसी की धारा 366A के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपनी सजा को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि यह एक प्रेम संबंध का मामला था और पीड़ित लड़की ने अपनी इच्छा से घर छोड़ दिया था और आरोपी से शादी की थी।
जो पीड़ित लड़की के सीआरपीसी की धारा 161 के बयानों से स्पष्ट है। दूसरी ओर राज्य के वकील ने तर्क दिया कि पीड़ित लड़की और आरोपी दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और घर छोड़ दिया था। शादी के बाद उन्होंने संभोग किया, जिसकी परिणति पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के साथ हुई। दोनों पक्षों द्वारा दिए गए तर्क को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि पीड़ित लड़की के साक्ष्य से ये अनुमान लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि आरोपी उसे जबरन ले गया था, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 161 के बयान में उसने स्वीकार किया कि वो स्वेच्छा से आरोपी के साथ गई थी। अदालत ने ये भी कहा कि ये पूरी तरह से प्रेम संबंधों का मामला है, क्योंकि पीड़ित लड़की ने ये बयान दिया कि आरोपी उसे जबरन त्रिपुरा ले गया और उसका यौन उत्पीड़न किया। उधर केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दिए गए अनुकूल बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर के शूटर और वकील सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में मुख्य आरोपी कल्याणी सिंह द्वारा चंडीगढ़ पुलिस द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज गवाहों के बयान मुहैया कराने के लिए दायर याचिका का निपटारा किया। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ अप्रैल 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को कल्याणी की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जब्ती ज्ञापन का हिस्सा बनने वाले 2 दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। कथित तौर पर इनमें केस डायरी, पर्यवेक्षण नोट आदि शामिल हैं। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील जोहेब हुसैन ने निर्देश पर प्रस्तुत किया कि आरोपित आदेश धारा 207 सीआरपीसी चरण में पारित किया गया। हालांकि अब आरोप तय हो चुके हैं और कल्याणी धारा 91 का सहारा ले सकती है, जिसका एजेंसी विरोध नहीं करेगी। कल्याणी की ओर से पेश सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए, लेकिन जब मामला सीबीआई को सौंपा गया तो एजेंसी ने उन्हें आरोप पत्र का हिस्सा नहीं बनाया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कल्याणी को अप्रमाणित दस्तावेजों तक पहुंचने का अधिकार है। हुसैन के बयान के आधार पर आदेश पारित करने की अदालत की इच्छा पर सीनियर वकील ने प्रार्थना की कि बयान दर्ज किया जा सकता है। तदनुसार आदेश पारित किया गया। हुसैन द्वारा यह उल्लेख किए जाने पर कि अप्रमाणित दस्तावेज मांगने के किसी व्यक्ति के अधिकार का प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। पीठ ने स्पष्ट किया कि उसका आदेश मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर पारित किया गया था। सीबीआई को 2 सप्ताह की अवधि के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये मामला सबसे पहले जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष आया, जिन्होंने मामले से खुद को अलग कर लिया था और निर्देश दिया था कि इसे किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.